मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास बेहद पसंद आ रही है, क्योंकि मुझे रिस्पांस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि आप करंट अफेयर्स की क्लास बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ रहे हो, राइट? So this class is very, very, very important for all those students who are preparing for any competitive examination, right? So without further ado, let's quickly start with the class. So now first we'll be covering the headlines. पहले हम लोग headlines देखेंगे, फिर मैं डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा। आज का करंट अफेयर्स जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी नई जानकारी आपको आज सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट सब लोग क्लास से जुड़ जाइए। सो दीज आर द हेडलाइंस फॉर आज हम लोग कौन से दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग all the current events that happened on 14th of August, right? Slowly and gradually we are catching up with the current dates. We'll catch up, no issue. Sunday तक हम लोग बिल्कुल टाइमली हो जाएंगे। Perfect. So the first headline that is popping up on your screen is जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत तुवालू अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में कर रहा स्थानांतरित। Tuvalu to move its population to Australia in world's first planned migration plan due to climate change. Now let's move on to the next headline. संसद से पारित नया आयकर विधेयक 1 अप्रैल 2026 को होगा लागू. New income tax bill passed by the parliament will come into force on 1st of April 2026. Coming on to the next headline. चेन्नई के रोहित कृष्णा बने भारत के 90वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर. Chennai's Rohit Krishna becomes India's 89th chess grandmaster. Coming on to the next headline. 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस 2025. World Organ Donation Day 2025 observed on 13th of August. Coming on to the next headline. 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में होगा प्रारंभ. Country's second largest cricket stadium with 80,000 seating capacity to come up in Bengaluru. Coming on to the next headline. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ पहल की शुरू. यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी लॉन्चेस श्रेष्ठ इनिशिएटिव टू इनहांस ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन. भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को जुलाई 2025 के लिए चुना गया आईसीसी प्लेयर पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ. India's Test captain Subman Gill named ICC Men's Player of the Month for the month of July 2025. Coming on to the next headline. भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में पहली बार एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का किया आयोजन. इंडियन आर्मी कंडक्ट्स फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र इन दिल्ली एनसीआर. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन. ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त. ओडिशा गवर्नमेंट अपॉइंट्स माधुरी दीक्षित एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन. सिक्किम में सबसे पुराना लेप्चा जनजाति के त्योहार टेंडोंग टेंडोंग हो रमफात 2025 का हुआ आयोजन. सिक्किम सेलिब्रेट्स ओल्डेस्ट लेप्चा ट्राइब फेस्टिवल टेंडोंग लहो रमफट 2025. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन. भारत ने मानवीय सहायता के रूप में फिजी भेजे 5 टन लोबिया के बीज. इंडिया सेंड्स 5 टन्स ऑफ काउपी सीड्स टू फिजी एज ह्यूमैनिटेरियन एड. कमिंग टू द दीज वर द हेडलाइंस. सो आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा और आपके मेहनत को सफलता में तब्दील करेगा. तो आज का मोटिवेशनल कोट हम लोग देखते हैं, सुनते हैं. कर दो जंग ए ऐलान, अब युग बदलना है. कर दो जंग ए ऐलान, अब युग बदलने का. उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है पंख बनकर फैलने का. तो जी हाँ, अब आपको उठना है. वो बोला जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा. अब आपको बिल्कुल जगना है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है. सो यू हैव टू बी वेरी रेडी with your preparation, because all those vacancies are going to be very, it's going to, I mean, the competition is going to be very tough. So you need to be very strong. Your confidence is going to be of top notch, and your determination is going to be at the top level, right? तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है. वैकेंसीज बहुत आ रही है, तो प्रिपरेशन आपको पूरी तरह से आपको तैयार रहना है.
प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है, सो यू विल बी रेडी विद द कॉन्सेप्ट्स. So this current affair is going to play a very important role to shape your preparation, right? So let's quickly start with the analysis of the current affairs. So first headline मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, अब मैं डिस्कशन करूंगा, डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा जो भी हेडलाइंस था इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आएंगे. परफेक्ट. चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो. हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है, राइट? तो उस देश का नाम आपको बताना है, राइट? अब आप देखो किसके कारण ये पलायन योजना लाया गया, किसके कारण ये पलायन हो रहा है, ये सबसे पहले आपको समझना है. वो किसके कारण हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है. तो क्लाइमेट चेंज के कारण प्लान्ड माइग्रेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर हमारा क्या होगा? तुवालू होगा. अब मैं तुवालू के बारे में डिटेल बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा ये कंट्री क्या है, कहाँ है, ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कारण क्या है. कारण है क्लाइमेट चेंज. अब क्लाइमेट चेंज में भी क्या, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? अब आप देखो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज कर रहा है. अब आप मेरे को बताओ, अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ग्लेशियर्स जितने भी हैं वो पिघलना स्टार्ट कर देंगे, मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे. सो एज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज राइजिंग, इट मीन्स दैट ऑल द ग्लेशियर्स विल स्टार्ट मेल्टिंग, राइट? अगर ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो वाटर कहाँ जाएगा? वाटर कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, सी में जाएगा, राइट? सी में पहले से ही वाटर है और एक्स्ट्रा वाटर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. तो सी का जो वाटर लेवल होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. तो समुद्र का जो जल का स्तर है ना वो इंक्रीज कर रहा है, राइट? और ये कहाँ पे हो रहा है, ये कौन सा कंट्री फेस कर रहा है? सो द नेम ऑफ द कंट्री इज तुवालू, राइट? तुवालू के बारे में मैं बताऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन. आई कम टू दिस टॉपिक, जस्ट होल्ड ऑन. तो तुवालू में 9 ऐसे कोरल द्वीप हैं. द्वीप को क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं. तो तुवालू देश में 9 ऐसे कोरल आइलैंड हैं जहां 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 का आप देखोगे ना समुद्री जल स्तर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर सी लेवल, सी का वाटर लेवल, राइट? तो 9 ऐसे कोरल आइलैंड है तुवालू में जिसका समुद्री जल स्तर जो है ना वो केवल 2 मीटर ऊपर है समुद्र से. आप देख रहे हो समुद्री जल स्तर केवल 2 मीटर ऊपर है. तो, तो ये जो तुवालू का कुछ एरिया तो ऑलरेडी डूब चुका है. अब 9 ऐसे कोरल द्वीप हैं जो डूबने वाले हैं. और आपको पता है यहाँ पे कितने जनसंख्या यहाँ पे रहते हैं? 11,000 पॉपुलेशन यहाँ पे रिसाइड करती है. ये 9 जो कोरल द्वीप जो है ना, 9 कोरल आइलैंड जो तुवालू पे है ना, वहां पे कितने कितने जनसंख्या वहां पे रिसाइड करते हैं, रहते हैं? 11,000 जनसंख्या वहां पे एट प्रेजेंट रह रहे हैं. आप सोचो अगर वो डूब जाएगा तो वो सारा जनसंख्या क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए तुवालू ने क्या किया, अपने जितने भी लोग हैं ना उनको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, राइट? एज अ पार्ट ऑफ प्लैंड माइग्रेशन, राइट? अब ये प्लैंड माइग्रेशन क्यों है? बिकॉज ये एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने एग्रीमेंट किया है. अब उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? आप देखो यहाँ पे उस एग्रीमेंट का नाम मैंने लिखा है. उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? फालोपिली यूनियन एग्रीमेंट, राइट? और ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 2023 में ही हुआ था. 2023 का ये एग्रीमेंट है. तो तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट के थ्रू प्लैंड माइग्रेशन कर रहा है. कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है. कौन कर रहा है? तुवालू देश कर रहा है. तुवालू के बारे में बताऊंगा, जस्ट होल्ड, आ रहा हूँ, जस्ट हैव पेशेंस. और ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 2023. अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, पता है? ये तो क्वेश्चन चलो इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट बन रहा है इसकी हिस्ट्री से. अब 2023 में जो एग्रीमेंट हुआ उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि फालोपिली यूनियन एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है? नंबर 1 क्वेश्चन, किसके बीच में हुआ? तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा. यहाँ तक क्लियर है, राइट? क्यों हुआ है? प्लैंड माइग्रेशन के लिए. ये भी क्लियर है. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब आप देखो, अब तुवालू से लोग कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे भी रीजन है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन कम है और एरिया ज्यादा है. अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया देश को देखोगे ना तो वहां पे एरिया ज्यादा है. ऑस्ट्रेलिया में जो एरिया है ना वो ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है. इसलिए तुवालू यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा है बाय प्लैंड माइग्रेशन. यहाँ तक क्लियर है ना? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तुवालू के आदमी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो क्या जो जा रहे हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे हैं उनके जैसा अधिकार मिलेगा, राइट्स मिलेगा? क्या सभी राइट्स उनको मिलेगा? जी हाँ मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हैं. इस एग्रीमेंट में बकायदा उन्होंने बोला है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि जो भी लोग आएंगे उनको सारे अधिकार मिलेंगे, सारे राइट्स मिलेंगे जो ऑस्ट्रेलियंस को मिलता है. सबको क्लियर है? तो सभी अधिकार तुवालू के भी लोगों को मिलेंगे जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ लैंड माइग्रेशन. आई होप इट इज क्लियर. तो एग्रीमेंट भी क्लियर है, कब एग्रीमेंट साइन हुआ था ये भी क्लियर है. और तुवालू के लोग कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, राइट? 9 कोरल ऐसे द्वीप द्वीप और लेट्स से आइलैंड तुवालू में ऐसे हैं जो
जिनका जो समुद्री वाटर लेवल है ना, सी वाटर लेवल है ना, वो केवल 2 मीटर ऊपर है, राइट। तो इनको पता है कि अब डूबने वाले हैं, इसलिए इन्होंने प्लान माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो जोर से क्लियर है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन भर दो कि सर आप जैसे समझा रहे हो ना, वो बिल्कुल दिमाग में घुस रहा है और कभी भूलेंगे भी नहीं। राइट इन द कमेंट, कम ऑन। और अब मैं कभी आपको भूलने भी नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम ब्रेकिंग ईच एंड एवरी टर्म। कम ऑन, जस्ट से इट इन द कमेंट दैट यस एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर है, मैं सारा चीज को तोड़ के बताया हूँ। अब आप कभी नहीं भूलोगे। तुवालू जैसे ही कंट्री आएगा आपके दिमाग में, अरे ये माइग्रेशन की बात हो रहा होगा, अरे ये एग्रीमेंट कौन सा था, फॉलो फॉलोफिली एग्रीमेंट था, यूनियन एग्रीमेंट था, 2023 में हुआ था। सारा चीज क्लिक करना स्टार्ट कर देगा आपके अंदर। क्लियर है? राइट ना। अब इस कंट्री का थोड़ा मजा लेते हैं। मजा इन द सेंस, इस कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। नाउ सो फार इज दिस कंट्री इज कंसर्न, कंट्री का नाम क्या है? तुवालू। आपने बहुत कम इसका नाम सुना होगा, बिकॉज दिस कंट्री कम्स वेरी समटाइम्स इन द न्यूज। क्या? अब ये तुवालू जो कंट्री है, ये कौन से महासागर में आता है? कौन से ओशियन में आता है? तो ये प्रशांत महासागर में आता है, जिसको अंग्रेजी में लोग क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन। अंग्रेजी में लिख दो, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दिस प्रशांत महासागर को अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, राइट। तो ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये जो तुवालू देश है कौन से महासागर में पड़ता है? तो ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। अब एक बच्चा ये पूछ रहा है कि इसका राजधानी भी सर बता दो। ठीक है, इसका कैपिटल जो है ना वो फूनाफुटी है। अब ये न्यूज में ये कंट्री है तो इसका कैपिटल एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जैसे ही न्यूज में अगर कंट्री आया तो कैपिटल आना कंफर्म है एग्जाम में। तो तुवालू का कैपिटल क्या है? फूनाफुटी है। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। परफेक्ट। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी तुवालू। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। I have tell I have completed every news so far as this country is concerned. अब आप देखो, अब ग्लेशियर न्यूज में है तो ग्लेशियर के बारे में तो बताना बनता है। तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं ग्लेशियर के बारे में बताऊंगा जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। अगर मैं पूछूं कौन सा ऐसा देश है जहां से 100% ग्लेशियर समाप्त हो, पूरी तरह से ग्लेशियर समाप्त हो चुका है, तो वो देश का नाम क्या है? वेनेजुला। एक इन्फॉर्मेशन क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कंसर्न विद द ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर को मृत, डेड ग्लेशियर अभी हाल ही में घोषित किया गया? उस ग्लेशियर का नाम क्या है जिसको डेड ग्लेशियर घोषित किया गया? उस ग्लेशियर का नाम है याला ग्लेशियर। मैं लिख देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था कि कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जो मृत ग्लेशियर के कैटेगरी में आ गया। वो हमारा कौन सा है? याला ग्लेशियर। अब ये याला ग्लेशियर कौन से देश में पड़ता है? ये नेपाल का ग्लेशियर है, नेपाल में पड़ता है। दोनों इन्फॉर्मेशन क्लियर। नाउ कमिंग टू द थर्ड इन्फॉर्मेशन। अभी हाल ही में, अभी इस साल हमने पहला ग्लेशियर कंजर्वेशन डे मनाया है। मैं लिख देता हूं, ग्लेशियर कंजर्वेशन डे। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी सेलिब्रेटेड दिस ग्लेशियर कंजर्वेशन डे। ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया। अब इसको याद करने का मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। विश्व जल दिवस कब होता है? वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को होता है। तो 22 मार्च से एक दिन पहले आप शिफ्ट हो जाओ, दैट इज गोइंग टू बी 21 मार्च, 21 तो ग्लेशियर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको पता है ना, पहला पहला प्यार भी इंपॉर्टेंट होता है। और पहली बार जो भी दिवस या जो भी पहला बार होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। परफेक्ट, आई होप इट इज परफेक्ट। तो पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया गया। दिस डेट इज सुपर इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, ये भी क्लियर है। और इस वर्ष का थीम क्या था? थीम देखो ना, थीम यही था, ग्लेशियर संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स। तो विश्व जल दिवस का थीम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स। आई होप द कॉन्सेप्ट इज प्रीटी क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, राइट। चलो अगर क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका लोकेशन मैंने आपको बता दिया ना, नेबुला कहाँ पे? आप देखो पैसिफिक ओशन में, राइट। और देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। तो यहाँ के लोग कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं। एग्रीमेंट का भी नाम बता दिया था, कब हुआ ये भी बता दिया। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेरीज आर क्लियर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप पिक करो। पहला स्टेटमेंट क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत तुवालू अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तुवालू ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में फलेफिली संघ मतलब यूनियन संधि एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं, जिसमें एक जलवायु प्रवास कार्यक्रम बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। तुवालू प्रशांत महासागर में एक पॉलिनेशियन द्वीप राष्ट्र है, ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी फुनाफुटी है। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन। आज मैं लल्लन टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस किस देश से मिला है? तो सिंगापुर से मिला है। क्लियर? केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC एल्सा 3 का संबंध किस देश से? तो लाइबेरिया से है। लाइबेरिया से जहाज आ रहा था ना, वहां पे डूब गया था, केरल तट के आसपास वो डूब गया था। तो किस देश का जहाज था वो मालवाहक जहाज? वो लाइबेरिया का था। ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किलौआ वॉल्केनो में विस्फोट हुआ, ये कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप पे स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ पे? यूएसए में है। ठीक। टाटा एयरबस भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी? तो कर्नाटका में प्रारंभ करेगी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? तो ये आपसे पूछ रहा है कि नया जो इनकम टैक्स एक्ट आया है ना, वो कब से लागू होगा? डेट आपसे पूछ रहा है। इसके बारे में पहले हम जानते हैं। नया आया इसका मतलब पुराना ऑलरेडी होगा, राइट? तो हमारे पास 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, ये पुराना है, राइट? अब 2025-26 का जो बजट अभी पेश हुआ था ना, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है ना, निर्मला सीतारमन जी ने ये घोषणा किया था कि ये जो पुराना जो एक्ट है ना, उसको हम नए एक्ट से रिप्लेस करेंगे। राइट? यहां तक सबको क्लियर है? अब उसके लिए एक समिति बनाया गया था, एक कमिटी बनाया गया था, राइट? और उस कमिटी का हेड कौन था? उस कमिटी के हेड कौन थे? वो कौन थे? बैजंता पांडे जी थे। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो नया जो कमिटी बना था ना इनकम टैक्स, ये पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट था उसको रिप्लेस करने के लिए, जो बजट 25-26 में घोषणा हुआ था कि इसको रिप्लेस किया जाएगा, उसके लिए कमिटी बनाया गया था। और उस कमिटी को हेड कौन कर रहे थे? वैजंता पांडे जी कर रहे थे। यहाँ तक सबको क्लियर है? बिल्कुल तोड़ दिया मैंने न्यूज। नाउ, अब ये जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है ना 2025, वो ऑलरेडी पारित हो चुका है, पारित हो गया। अब ये लागू इंप्लीमेंट कब होगा? ये इंप्लीमेंट 1 अप्रैल 2026 को, 26 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा आ गया। ये पूछ रहा था लागू कब होगा, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है, राइट? आई होप इट इज क्लियर ना। अब देखो 1961 के एक्ट में और 2025 के एक्ट में डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब अगर आप 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर आप देखोगे, उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 819, 819 आर्टिकल्स थे। अब जो नया जो एक्ट बना है, इनकम टैक्स एक्ट जो नया बना है, जो लागू कब होगा? 1 अप्रैल 2026 से जो लागू होगा, उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स है? 536। इसका मतलब पहले 819 आर्टिकल्स थे, अब 2026 वाला जो होगा उसमें कितना आर्टिकल्स है? 526, 536 आर्टिकल्स है। इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम हुए हैं। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम होंगे, क्योंकि हमें जब भी आप इनकम टैक्स सुनते हो तो आपको बहुत डाउट आता है, अरे इसके लिए तो एक एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आपके नॉलेज से बाहर होता है। इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी कम कर दिया गया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? नाउ चैप्टर पहले 47 था, अब चैप्टर कितना हो गया? 23 हो गया। So these are the changes which are brought in the new Income Tax Act, and the old Income Tax Act was of 1961। यहाँ तक बोलो सबको क्लियर है? कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा। और भी मैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर मैं टैक्स ईयर इसमें पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया, ये जो नया जो आ रहा है ना एक्ट, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू लागू होगा, उसमें पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो हमारा टैक्स ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, राइट? और 12 महीने का रहने वाला है। देखो अब, ये पहले भी यही था, पर वो पहले रिटर्न ये नहीं था, राइट? अब इसको पूरी तरह से डिफाइन, अच्छे से डिफाइन उसमें कर दिया गया है कि टैक्स ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 12 मंथ के लिए रहेगा। यहाँ तक बोलो सबको क्लियर है? ये पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन उसमें कर दिया गया है। परफेक्ट। नाउ अगर आपसे पूछे इनकम टैक्स कौन कौन से टाइप का टैक्स है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? मान लीजिए आप पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है और आप ही उस टैक्स को भर रहे हो, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्लियर? अगर आप पे इनकम टैक्स लग रहा है, आप ही इनकम टैक्स भरोगे, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो जिस पे टैक्स लगेगा वही भुगतान करेगा, वही पेमेंट करेगा। दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, एंड इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बोलो इकोनॉमिक्स क्लियर है? इकोनॉमिक्स का भी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ रहा हूँ। आई एम कनेक्टिंग द जीएस विद करंट अफेयर्स नाउ, ठीक है? और 25-26 में आपको पता है कि ये जो बजट आया था इसमें 12 लाख इनकम तक टैक्स फ्री कर दिया था। जिनका इनकम 12 लाख तक है उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबको क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। संसद ने 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह एक नया आयकर विधेयक पारित किया है। बिल्कुल सही बात है। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू, ये भी सही बात है। वैजंता पांडे की अध्यक्षता वाली पवर समिति ने इस आयकर विधेयक 2025 में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा। बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। चलो लेट्स कम ऑन टू द
ललन टॉप क्वेश्चन, चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच होता है ये एक्सरसाइज? ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। क्लियर है सबको? नाउ कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जग्गी वासुदेव वासुदेव को में सम्मानित किया गया। इनको हम प्रेम से क्या बोलते, इनका दूसरा नाम क्या है? सदगुरु। सदगुरु को सब जानता है ना, तो सदगुरु को ही हम लोग जग्गी वासुदेव बोलते हैं, या फिर जग्गी वासुदेव को ही सदगुरु बोलते हैं। वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? अगर कोई किसी को ये जानना है कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस कौन से टाइप का टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये क्यों इनडायरेक्ट टैक्स है? आप देखो, आप जैसे आपने ये फोन लिया, ठीक है, आपने ये फोन लिया, ठीक है, तो ये कंपनी कौन सा है? वीवो का है, राइट? तो सरकार किस पे टैक्स लगाएगा? वीवो पे लगाएगा। और वीवो किससे टैक्स लेगा? हमसे लेगा। तो अल्टीमेटली हम किसको टैक्स दे रहे हैं? हम तो वीवो को दे रहे हैं। पर वीवो को टैक्स किसने लगाया? गवर्नमेंट ने लगाया। पर वीवो किससे ले रहा है? हम लोग से ले रहा है, राइट? तो ये हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, सो दैट इज दिस कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स। जहां तो रहा है गवर्नमेंट के पास, पर डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, सो दैट इज दिस इज गोइंग टू बी नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है सबको? तो जीएसटी हमारा कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और कौन से लिस्ट में जीएसटी आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब स्टेट को भी पावर होता है और सेंटर को भी पावर होता है इसमें। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? वो कौन नहीं जानता? हिटमैन को, रोहित शर्मा, द हिटमैन। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो उत्तर प्रदेश, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के 89 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो शतरंज ग्रैंड मास्टर मतलब चेस ग्रैंड मास्टर की बात कर रहा है, राइट? तो भारत के पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो कौन नहीं जानता इनको? विश्वनाथन आनंद। ये कब बने थे? 1987 में इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर बने थे, राइट? नाउ लेटेस्ट कौन सा क्रम का है? 89 क्रम का है, 89 नंबर का है। कौन बना है? रोहित कृष्णा बना है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले, राइट? नाउ 88वां नंबर के कौन थे? 88 नंबर के कौन थे? वो दिव्या देशमुख थे। ये महाराष्ट्र के रहने वाले। और आपको पता है ना, अभी जो महिला शतरंज वर्ल्ड कप हुआ है, विमेन चेस वर्ल्ड कप जो हुआ है, उसमें दिव्या देशमुख ने हमारे इंडियन ही ग्रैंड मास्टर को हराया है, जिनका नाम क्या है? कॉनेरू हम्पी को रिसेंटली इन्होंने हराया है। किसमें हराया है? कौन से कॉम्पिटिशन में? महिला शतरंज वर्ल्ड कप में इन्होंने हराया है। अब ये जो महिला फीमेल चेस वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? तो ये जॉर्जिया में हुआ है। तो प्लेस भी आपको याद रखना है। सो दिस महिला शतरंज वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन जॉर्जिया, जहां दिव्या देशमुख ने कॉनेरू हम्पी को हरा दिया। ये न्यूज आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत रीसेंट न्यूज है। ठीक है? 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे? हरिकृष्णा। ये भी तमिलनाडु के हैं। तो रिसेंटली कौन बने? दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रोहित कृष्णा। तो हमारा आंसर क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी रोहित कृष्णा। फर्स्ट नंबर के कौन थे? विश्वनाथन आनंद 1987 में बने थे। सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। चेन्नई के करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। चेन्नई के रोहित कृष्णा 89वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र की दिव्या देशमुख 88 नंबर के भारतीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है, बिल्कुल सही बात है। महान विश्वनाथन आनंद 1987 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहां तक किसी को डाउट है? राइट इन द कमेंट सेक्शन, सर आई हैव डाउट इन दिस टॉपिक, प्लीज tell this topic, explain this topic once again. I'm going to explain it. No problem in that case. चलो perfect. Let's move on to the next element of questions. अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंटरनेशनल ग्लेशियर कंजर्वेशन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो कहाँ हुआ? दुशांबे में हुआ है। अब दुशांबे किसका कैपिटल है? तजाकिस्तान का कैपिटल है। ये भी चीज आपको याद रखना है। अरे अस्ताना कजाकिस्तान का कैपिटल है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। दुशांबे बोले तो ये तजाकिस्तान, अगर अस्ताना बोले तो अस्ताना किसका कैपिटल है? कजाकिस्तान। एक तजाकिस्तान एक कजाकिस्तान है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? तजाकिस्तान में हुआ। इस जगह पे दुशांबे में, जो कैपिटल है तजाकिस्तान का। अगर कजाकिस्तान का कैपिटल कोई आपसे पूछे तो वो अस्थाना है। सबको क्लियर है? नो डाउट क्लियर। कोटपा संशोधन अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किस राज्य ने किया? तो वो हमारा कौन सा राज्य है? कर्नाटका है। यहां तक बोलो सबको क्लियर है, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक संगतिल मानवी व्यवस्थापन के लेखक कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। अब मेरे को आप बताओ ये कौन से मंत्री है? गडकरी, नितिन गडकरी जी। ये कौन से? ये सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं। क्लियर? सबको क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित
सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो वो गुजरात में किया, गुजरात में भी कहाँ पे? कच्छ में, राइट? सबको क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया गया? अंगदान दिवस में आपको पता है ना, डोनर डे, ऑर्गन डोनर डे। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे 2025 कब मनाया गया, वो आपसे डेट पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं डेट। तो वो डेट कौन सा है? 13 अगस्त। 13 अगस्त को क्या मनाया गया? वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे, एंड दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ये मनाया जाता है, तो दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आप देखो ये क्यों बनाया था, उसका उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि 1954 में, अगर 1954 की आप बात करोगे, तो विश्व में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। क्लियर? उसी उसी के कारण ये 13 अगस्त को फिक्स कर दिया कि इस दिन हम लोग बनाएंगे वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो 1954 में तो फर्स्ट किस चीज का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था? किडनी का हुआ था, राइट? तो 1954 में विश्व का फर्स्ट टाइम किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, और इसलिए हम लोग 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, इस दिवस को मनाते हैं, इस दिन मनाते हैं। क्लियर है? अब आप देखो इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाला है। अब ये जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो किसने दिया था किडनी? उसका नाम क्या था? रोनाल्ड ली हैरिक, राइट? तो रोनाल्ड ली हैरिक ने अपने भाई को किडनी डोनेट किया था। यहाँ तक क्लियर है? तो रोनाल्ड ली हैरिक, अगर आपसे पूछे किसने फर्स्ट टाइम किडनी डोनेट किया था, तो उसका नाम क्या? रोनाल्ड ली हैरिक ने अपने भाई को किडनी डोनेट किया था, राइट? अब ये जो ट्रांसप्लांट किए थे, वो कौन किए थे? वो डॉक्टर का नाम क्या था जो फर्स्ट टाइम किडनी ट्रांसप्लांटेशन किए थे? उनका नाम क्या है? डॉक्टर जोसेफ मरे। ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक साथ कलेक्ट करना है ये सारा इन्फॉर्मेशन, नोटबुक में लिखो, सो दैट ईच एंड एवरी, अगर ये न्यूज आएगा तो फिर वहां पे स्पेस आप खाली रखो कि वो नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट करंट अफेयर भी इससे किडनी से रिलेटेड अगर आएगा तो वहां पे मैं अटैच करूंगा, राइट? क्लियर? तो जिसने जिसने किडनी दिया था उसका नाम क्या था? रोनाल्ड ली हैरिक। और जो डॉक्टर ने ट्रांसप्लांटेशन कैरी किया था, कंडक्ट किया था, उसका नाम क्या था? डॉक्टर जोसेफ मारे। कब किया था इन्होंने? 1990 में किया था, राइट? और इसलिए इन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट? सी ये जो ये कब किए थे? 1954 में किए थे, सॉरी। और 1990 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन क्षेत्र में, राइट? आई होप इट इज क्लियर। सो दिस किडनी ट्रांसप्लांटेशन हैपेंड इन 1954। किसने किडनी दिया था, डोनेट किया था? रोनाल्ड ली हैरिक अपने भाई को दिया था। और कौन से डॉक्टर ने किया था 1954 में किडनी ट्रांसप्लांट? वो नाम क्या था? डॉक्टर जोसेफ मारे। और 1990 में उनको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है ना? अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है, राइट? अब 14 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पता है, एक तरफ आप देखो, पाकिस्तान इस दिन इंडिपेंडेंस डे मना रहा है 14 अगस्त को, और हम लोग 14 अगस्त को क्या मनाते हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 अगस्त को जब बंटवारा हुआ था ना, बहुत ऐसे लोग थे ना जिनको वहां पाकिस्तान जाने का मन नहीं था, वो चले गए या फिर जो मर गए, तो उनको याद करने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं 14 अगस्त, जिसको हम लोग पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे बोलते हैं। सबको क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द, अब आप देखो किडनी ट्रांसप्लांट का क्वेश्चन आया, तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्या था? यूरिनरी ब्लैडर का भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, राइट? तो विश्व का पहला यूरिनरी ब्लैडर ट्रांसप्लांट करने वाला कौन सा देश था? यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? ये न्यूज में था। नाउ हार्ट, अगर आप ट्रांसप्लांट की बात करते हो तो हार्ट ट्रांसप्लांट की भी बात कर लो। तो भारत में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। और कब किया था? 1994 में किया था, राइट? अगर वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में किसने किया था? बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर बर्नार्ड ने किया था। कब किया था? 1967 में किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? साउथ अफ्रीका के। सबको क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। सो निम्नलिखित में से सत्य कथन को आपको चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। भारत में 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंग दिवस मनाया जाता है, ये भी सही बात है। 12 अगस्त को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का 106वीं जयंती मनाई गई, ये भी सही बात है। अब देखो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको पता है ना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट हुआ। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे? केरल में। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जो ये हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, इसमें जो लैंडर का नाम हमने रखा था ना, वो भी विक्रम ही रखा था, ठीक है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई वाज वेरी एमिनेंट पर्सन, वेरी एमिनेंट पर्सन। आई होप इट इज क्लियर। और अंतरिक्ष जो स्पेस प्रोग्राम का जनक जो बोलते हैं ना, फादर, वो विक्रम साराभाई को ही बोलते हैं। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लल्लन टॉप क्वेश्चंस। सो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। वर्ष 2025 में यूईएफए
चैंपियंस लीग का किताब किसने जीता है? तो फ्रेंच क्लब PSG ने जीता है, राइट, क्लियर। नाउ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कौन सा है? वो 10। भारत का रैंकिंग किस स्थान पे भारत आता है? तो 10वें स्थान पे आता है। फर्स्ट थ्री में कोई नहीं आता है, फर्स्ट थ्री रैंक कोई भी कंट्री उसमें नहीं आता है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड खाली है, कोई भी कंट्री नहीं आ रहा है, राइट। और इंडिया का रैंक क्या है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो 10th है, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो लीजिए म्यांग ने लिया है। क्लियर। राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पे अमेरिका में प्रवेश करने पे प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन लगाया? तो 12 देश पे लगाया। क्लियर। बिकॉज ये सारा न्यूज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बस मैं क्वेश्चन रेलेवेंट टॉप में ला रहा हूँ ताकि आपको एक बार याद आ जाए, क्योंकि मैंने बोला ना बार बार मैं एक ही क्वेश्चन लाऊंगा, एक एक महीने में 4 बार लाऊंगा, वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, अगेन दिस इज गोइंग टू बी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहाँ प्रारंभ होगा? अब आपके मन में ये, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये इतने कैपेसिटी का ये स्टेडियम क्यों बन रहा है? इसका मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, तभी तो ये न्यूज में है कि इतने कैपेसिटी का स्टेडियम बनना स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ होगा। तो आपको याद आ रहा है 18वां क्रम का जो आईपीएल हुआ था, 18 संस्करण कौन सा था आईपीएल का? 18 अभी रिसेंटली जो हुआ है, राइट। तो इसमें विजेता कौन था, विनर कौन था? आरसीबी था। अब आरसीबी ने बहुत दिन के बाद, 18 साल के बाद, आई मीन 17 साल आप जोड़ लो, उसके बाद ट्रॉफी लिया, आईपीएल का ट्रॉफी जीता है आरसीबी। तो विक्ट्री सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन तो बनता था, राइट। लोगों में काफी जोश था, इस बार आईपीएल अगर आरसीबी जीतेगा तो बहुत जोर शोर से विक्ट्री सेलिब्रेशन करेंगे, राइट। पर बहुत अलग ही चीज हो गया जो आपको पता होगा। तो यहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम आरसीबी की टीम आई थी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए, विक्ट्री सेलिब्रेशन में आई थी, राइट। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपको पता है बेंगलुरु का स्टेडियम है, यहाँ तक किया। पर हुआ क्या, वहां भगदड़ मच गया। भगदड़ क्यों मचा? क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम का कैपेसिटी कम है और लोग बहुत ज्यादा आ गए थे, बहुत ज्यादा लोग आ गए, तो कैपेसिटी चिन्ना चिन्ना स्वामी स्टेडियम का कैपेसिटी कम था, तो भगदड़ मच गया। अब भगदड़ का हाल तो आपको पता है, कितने लोगों का जान गया, ये आपको पता है, राइट। तो इसके इसके लिए एक जांच कमेटी बना था, उस जांच कमेटी का नाम क्या था? जस्टिस माइकल कुन्हो आयोग था, राइट। ये जांच कमेटी का नाम, इन्वेस्टिगेशन कमेटी का नाम नाम था, राइट। तो तो ये जांच होने के बाद उन्होंने ये भी बताया, ये जो कमेटी है, ये जो आयोग है, वो बोला कि इसका दोषी आरसीबी है, विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच गए थे, राइट। तो इसी चीज को देखते हुए बेंगलुरु ने क्या किया, एक नया स्टेडियम का निर्माण किया, राइट। जिसका जिसका कैपेसिटी कितना होने वाला है? 80,000 पीपल, 80,000 दर्शक एक साथ उस स्टेडियम में बैठ के देख सकते हैं, राइट। इसकी शुरुआत किसने किया है? वहां के सीएम, जिनका नाम क्या है? सिद्ध सिद्धरमैया ने इसकी मंजूरी दे दी, राइट। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। पहला कौन सा है? पहला अहमदाबाद में, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इससे पहले इसका नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम, मैं वो भी लिख देता हूँ। इसका पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये जो है भारत का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में कहाँ बन रहा है? सूर्या सिटी में बन रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि बेंगलुरु में कहाँ बन रहा है, तो वो सूर्या सिटी में बन रहा है। और इसका कैपेसिटी कितना होने वाला है? ये 80,000 इसका कैपेसिटी होने वाला है, राइट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बेंगलुरु हो जाएगा। सॉरी, यस, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या आईपीएल 18 में अगर मैं आपसे पूछूं ऑरेंज कैप किसने जीता, तो साई सुदर्शन। ऑरेंज कैप किसको मिलता है आपको पता है ना? तो जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है, और जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है, राइट। ऑरेंज कैप किसको मिला है? साई सुदर्शन को मिला है, जो किस टीम के पार्ट थे? गुजरात टाइटंस के पार्ट थे, जीटी टीम से थे। पर्पल कैप किसको मिला है? प्रसिद्धा कृष्णा को मिला है, ये भी जीटी के ही खिलाड़ी थे, ठीक क्लियर? सबको क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम संबंधी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यह कर्नाटक के बेंगलुरु के सूर्या सिटी, मैंने बताया था ना कहाँ बन रहा है? सूर्या सिटी में बन रहा है। सूर्या सिटी में 1650 करोड़ की लागत से बनेगा, बिल्कुल सही बात है। यह 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम होगा, बिल्कुल सही बात है। गुजरात के अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, बिल्कुल सही बात है। तो सारा स्टेटमेंट एग्जैक्टली
करेक्ट है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लल्लन टॉप क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अब इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल। इसका अध्यक्ष कौन है? महेंद्र देव है। क्लियर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो वो कौन सा है? फ्लिपकार्ट है। मैं लिख देता हूँ वो कौन सी कंपनी है, दैट इज गोइंग टू बी फ्लिपकार्ट। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया एवं उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त की? तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? तो भारत जी ने। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में छपेगा, आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा भारत जीन क्या है, तो भारत जीन क्या है? पहला, भारत का पहला स्वदेशी इंडिजिनस एआई मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। एआई पता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। सबको क्लियर है? बोलो सर क्लियर है, बोलो मतलब कमेंट में लिखो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे श्रेष्ठ का संबंध किससे है? अब ये श्रेष्ठ है क्या, सबसे पहले आपको ये जानना है किससे संबंध है। वो जैसे आप इसका फुल फॉर्म जान लोगे ना, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देखो, ये श्रेष्ठ जो इंडेक्स है ना, सूचकांक मतलब इंडेक्स होता है, तो ये श्रेष्ठ इंडेक्स क्या होता है? इसका फुल फॉर्म देखो, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। तो श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। अब हेल्थ आ गया तो आपको समझ गया, समझ में आना चाहिए कौन सा मिनिस्ट्री होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये आंसर तो क्लियर हो गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय होगा, आंसर हमारा निकल गया। बट वी हैव नथिंग टू डू विद द आंसर। लेट्स गो इनटू द क्वेश्चन। अब इसके अंदर हम लोग जाते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक मतलब इंडेक्स। यहां तक बोलो सबको क्लियर है। अब ये स्वास्थ्य आ गया तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसको रेडी किसने किया है? ये जो इंडेक्स है उसको किसी ना कोई ना कोई प्रिपेयर किया होगा ना। इसको रेडी करने वाला कौन है? उसका नाम क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग सीडीएससीओ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्थान। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट। अब आप देखो, अब इसमें क्या आ रहा है? ड्रग्स आ रहा है। ड्रग्स मतलब ये मेडिसिन से रिलेटेड होगा, और स्टैंडर्ड भी आ रहा है, मतलब मेडिसिन का स्टैंडर्ड ये फिक्स करेगा। मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये क्यों बनाया गया, ये सूचकांक क्यों आया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। तो ये क्या बताएगा? ये दवा, दवा मतलब ड्रग्स या फिर मेडिसिन बोल दो, तो ड्रग्स की क्वालिटी को चेक करेगा। सो दिस इंडेक्स विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू चेक द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स और लेट्स से मेडिसिन। तो पहले पहले इसकी विशेषता क्या होने वाली है? ये दवा की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी को चेक करेगा, नंबर वन। कमिंग टू द नंबर टू, दवा की गुणवत्ता तय मानकों के अनुसार होनी चाहिए। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड इन्होंने, जो बेंचमार्क इन्होंने फिक्स किया है, उसी के अकॉर्डिंग दवाई की क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स करके रखा है। क्लियर है? तो ये दो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। क्लियर है? और श्रेष्ठ का फुल फॉर्म भी आपको पता है, दैट इज गोइंग टू बी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स, दैट इज द सेम थिंग रिटन ओवर हियर। पिक्चर क्लियर? बोलो क्लियर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Today I'm not well because cough and cold is, I'm suffering from cough and cold. So then also I'm taking class because regularity is very important. I'm already 2 दिन पीछे हैं, so we are going to cope up by Sunday. We are going to do it. We are going to be on time. No issue. चलो let's move forward. स्टेटमेंट वाला देख लो। चर्चा में श्रेष्ठ सूचकांक संबंधी सत्य कथन को पहचानिए। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव द्वारा लॉन्च किया है, बिल्कुल सही बात है। यह राज्यों के लिए स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांकों का, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस पहल का उद्देश्य औषधि सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का निरंतर पालन करना सुनिश्चित सुनिश्चित करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है। कमिंग ऑन टू द लल्लन टॉप क्वेश्चन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो वो महाराष्ट्र का है। मैं लिख देता हूँ, रोहिणी ग्राम कहाँ पे है? महाराष्ट्र, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे गंगा जल कंजर्वेशन अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वो राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? वो राजस्थान में हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन
सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, परिषद मतलब काउंसिल, इसकी बात करें, मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड नेशन, यूएनएससी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आप देखो, का अस्थाई सदस्य किसे चुना गया, इसमें पूछा इसका जो परमानेंट परमानेंट मेंबर है ना, नहीं अस्थाई बोल रहा है, मतलब नॉन परमानेंट सदस्य किसे चुना गया, तो वो किसे चुना गया है, पाकिस्तान को, राइट। सॉरी, पाकिस्तान को नहीं चुना गया, वो चुना गया, एक तो आप देखो लातविया, लाइबेरिया, कॉन्गो रिपब्लिक, बहरीन और कोलंबिया, तो 5 ऐसे देशों को अस्थायी मतलब नॉन नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया, राइट। आपको पता है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, राइट। और उसका टेन्योर कितने साल का होता है, 2 साल का होता है, राइट। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर। इसको हटा दो, पाकिस्तान को भी हटा दो। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये फ्रांस में होगा, क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो उसका नाम क्या है, शुभमन गिल, राइट, द टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, और जिन्होंने तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में इंडिया इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ करवा के आया है, राइट, द ग्रेट कैप्टन, ही इज बिकमिंग अ ग्रेट कैप्टन, ही इज ऑन द वे ऑफ दैट। तो शुभमन गिल को 4 बार आईसीसी पुरुष पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मिल चुका है, राइट। तो यस, तो ये भारत के टेस्ट कैप्टन कैप्टन है, सबको पता है। देन अभी हाल ही में कौन सा ट्रॉफी हुआ इंग्लैंड में उस ट्रॉफी का नाम क्या था, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, जिसमें 2 मैच भारत ने जीता और 2 मैच इंग्लैंड ने जीता, तो ओवरऑल टूर्नामेंट क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, सीरीज क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, क्लियर। नाउ इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक मारने वाला पहला भारतीय कप्तान कौन है, शुभमन गिल है, राइट। तो अगर आपसे पूछे कि इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के विरुद्ध दोहरा शतक मारने वाला पहला भारतीय कप्तान कैप्टन कौन है, तो आंसर इज गोइंग टू बी शुभमन गिल। अब शुभमन गिल आएगा तो सारा तेंदुलकर को तो आना तय है, राइट। तो सारा तेंदुलकर भी अभी न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी, कि ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो सारा तेंदुलकर है। तो सारा तेंदुलकर आपको पता है ना कौन है, नहीं हमारी भाभी जी नहीं है, सारा तेंदुलकर सचिन सर की बेटी है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर की बेटी है, ठीक है, परफेक्ट। कमिंग ऑन टू द आंसर, क्लियर है ना, दैट इज गोइंग टू बी शुभमन गिल। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट, यू हैव टू पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ संबंधी सत्य कथन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। ऋषभ पंत को जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, नहीं ये तो शुभमन गिल को चुना गया, ऋषभ पंत जी कहां से आ गए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी, शुभमन गिल को जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, बिल्कुल करेक्ट, सत्य वचन है। यह गिल का चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान है, इससे पहले इस साल फरवरी में और जनवरी में और सितंबर में 2023 में यह सम्मान मिला था, बिल्कुल सही बात है। ये इसका, ये जो शुभमन गिल था ना, उसका चौथा, आई मीन मंथली प्लेयर ऑफ द, आईसीसी मंथली प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, प्लेयर ऑफ द मंथ बोल लो आप, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, ठीक। तो स्टेटमेंट हमारा बी और सी करेक्ट है, ए स्टेटमेंट सही नहीं है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन, फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेस का कहाँ उत्पादन करेंगे, तो ये उत्पादन कहाँ पे होगा, हैदराबाद में। तो यहाँ पे जो राफेल है ना, उसका बॉडी बस बनेगा, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटवुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया, फुटबॉलर डेविड बैकहम को, क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नव पाषाण कालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा द ओजली हैंड द द होजली हैंडिंग कहाँ स्थित है, तो ये आसाम में स्थित है, राइट। जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया, तो सुधा मूर्ति को चुना गया। सुधा मूर्ति की फेमस एक बुक है जिसका नाम क्या है, डॉलर बहू। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे डॉलर बहू किसकी पुस्तक है, तो ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। सुधा मूर्ति किसकी वाइफ है, नारायण मूर्ति जी की वाइफ है। नारायण मूर्ति आपको पता है इन्फोसिस कंपनी किनका है, नहीं का है, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ हुआ है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि सुरक्षा चक्र जो है ना, ये एक यूनिलैटरल मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल प्रैक्टिस हुआ, एक्सरसाइज हुआ है, राइट। ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ हुआ है, प्लेस का नाम आपसे पूछ रहा है, तो इसके बारे में सारा डिटेल हम लोग जानते हैं। आप देखो, आपसे पूछा गया सुरक्षा चक्र, सुरक्षा चक्र क्या है, ये पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास है, जो कहाँ हुआ है, दिल्ली एनसीआर में हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली क्या होता है, न्यू दिल्ली क्या होता है, और दिल्ली एनसीआर क्या होता है, तीनों डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा।
क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, मेरे को पता है किसी को नहीं पता होगा दिल्ली, न्यू दिल्ली और एनसीआर में डिफरेंस क्या है, दिल्ली एनसीआर में डिफरेंस क्या है। आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली। आज आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर कर दूंगा। अब देखो ये कहाँ पे, ये ड्रिल कहाँ पे हुआ है, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, दिल्ली एनसीआर में हुआ है। कौन किया है, इंडियन आर्मी ने किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये कौन सा ड्रिल था आपको मैंने बता दिया, एकीकृत आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल अभ्यास। ये क्यों हुआ था, इंडिपेंडेंस को मद्देनजर रखते हुए ड्रिल किया गया था, क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे फ्लैग होइस्ट करते हैं, उसके लिए सुरक्षा तो चाहिए, राइट। तो उसी को मद्देनजर नजर रखते हुए ये जो सुरक्षा ड्रिल हुआ, ये सुरक्षा चक्र कराया गया, राइट। और सुरक्षा चक्र क्या है, ये एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास एक्सरसाइज है। क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है। अब मैं आपसे ये भी चीज आपसे मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन में इलेबोरेट कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपदा प्रबंधन एक्ट किस साल का एक्ट है, ये 2005 का एक्ट है। आपदा प्रबंधन एक्ट मतलब डिजास्टर प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, तो आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कौन से साल का एक्ट है, 2005 का एक्ट है। यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ अब ये जो आपदा है, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के ही तहत एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। एनडीआरएफ क्या है, यह है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसकी स्थापना क्या कब हुई थी, 2006। किसके तहत हुई थी, आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत हुई थी, 2002 जो 2005 का एक्ट है, राइट। सो दिस एनडीआरएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2006 अकॉर्डिंग टू व्हाट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके अकॉर्डिंग ये इसके तहत ये स्थापना हुआ था एनडीआरएफ का। यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब एक और, अगर वर्ल्ड लेवल पे आप देखो ना, तो डिजास्टर के लिए एक और फ्रेमवर्क है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और उस फ्रेमवर्क का नाम क्या है, उस फ्रेमवर्क का नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क। ये डिजास्टर से रिलेटेड है, राइट। तो जितने भी आपदा होते हैं ना, उससे रिलेटेड ये फ्रेमवर्क है जो वर्ल्ड लेवल पे है। तो हमारे इंडिया में कौन सा एक्ट है, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025। इसके इसके तहत हमने एनडीआरएफ की स्थापना की थी 2006 में, राइट। आई होप इट इज क्लियर। और वर्ल्ड लेवल पे कौन सा फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन के लिए काम करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड लेवल पे कौन सा फ्रेमवर्क है, वो हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क है। अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क कहाँ शुरू हुआ था, मतलब ये कहाँ का, ये जापान का होता है, राइट। तो दिस सेंडाई फ्रेमवर्क ये जापान में हुआ था। सबको क्लियर है, वो लोग क्लियर है। अब ये तो सुरक्षा चक्र हमने पढ़ लिया, ठीक है, इट्स क्लियर ना। ऑपरेशन अलर्ट भी लॉन्च हाल ही में किया गया है। अब ये ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा किया गया, बीएसएफ के द्वारा। ये भी इंडिपेंडेंस डे को मद्देनजर रखते हुए ये ऑपरेशन अलर्ट हुआ है, राइट। तो ये किसने किया, बीएसएफ। अगर मैं आपको बोलूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कहाँ तैनात होते हैं, कौन से बॉर्डर पे तैनात होते हैं, एक तो ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात होते हैं, दूसरा इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये तैनात होते हैं, राइट। तो बीएसएफ कहाँ कहाँ होता है, बॉर्डर पे होते हैं। कौन से बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, राइट। और आपको पता है ना, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान की सीमा से भारत का कौन सा राज्य का सीमा सीमा आपको पता है, राजस्थान का सीमा लगता है पाकिस्तान के सीमा से, राइट। अगर मैं मेघालय की सीमा बाउंड्री की बात करूं, वो भी बांग्लादेश की बाउंड्री से टच होता है, राइट। तो आप देखो बीएसएफ दोनों जगह तैनात है, इंडिया पाक बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो ये जो ऑपरेशन अलर्ट हुआ था, ये कैरी आउट कहाँ हुआ था, राजस्थान और मेघालय दोनों जगह ये कैरी आउट हुआ था। क्लियर है सबको। और ये अलर्ट किस लिए था, ताकि इंडिपेंडेंस डे में अच्छे से मतलब शांति से हर चीज हो सके। क्लियर, बोलो क्लियर। नाउ एक तीसरा ऑपरेशन क्या है, जिसका नाम है ऑपरेशन फाल्कन। ये कहाँ हुआ है, ये आसाम में हुआ है, राइट। ये किस लिए हुआ है, ये गैंडो का जो अवैध शिकार हो रहा है ना, इलीगल हंटिंग जो गैंडो का हो रहा है, राइनोसोरस का हो रहा है, उसके लिए ये ऑपरेशन हुआ है, जिसका नाम है ऑपरेशन फाल्कन। इसके तहत गिरफ्तारी भी हुई जो इलीगल हंटिंग करते हैं या फिर इलीगल पोचिंग करते हैं, किसका, गैंडो का। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है, वो लोग क्लियर है। कहाँ हुआ, आसाम में हुआ। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में क्या डिफरेंस है, राइट। अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं, तो न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली एक विधानसभा है। न्यू दिल्ली पूरा दिल्ली नहीं है, पूरा स्टेट नहीं है, पूरा यूटी नहीं है। न्यू दिल्ली इज अ विधानसभा। और इस विधानसभा से इलेक्शन कौन लड़े थे आम आदमी पार्टी से, तो वो हमारे अरविंद केजरीवाल थे। अब अरविंद केजरीवाल इसी विधानसभा से इलेक्शन इन्होंने लड़ा था। न्यू दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा था, और वो अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। ठीक। तो न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली इज अ विधानसभा। डाउट क्लियर, न्यू दिल्ली इज व्हाट, इट्स अ विधानसभा। क्लियर। नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है। अब न्यू दिल्ली में ही जो पार्लियामेंट आप देख रहे हो ना, वो न्यू दिल्ली में ही है, राइट। राष्ट्रपति भवन भी न्यू दिल्ली में है और कर्तव्य पथ भी न्यू दिल्ली में है। यहाँ तक क्लियर है। एंड न्यू दिल्ली इज अ विधानसभा, जहां से आम आदमी पार्टी के कौन से उम्मीदवार खड़ा हुए थे, अरविंद केजरीवाल खड़ा हुए थे, और वो हार गए इस बार के चुनाव में। यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है,
राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द दिल्ली, अब दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली खत्म। नाउ दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कितने टोटल विधानसभा है? 70 विधानसभा मिलके दिल्ली बनता है, और न्यू दिल्ली एक अकेला विधानसभा है, राइट। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली इज कंप्राइज्ड ऑफ 70 विधानसभा। और दिल्ली के प्रेजेंट सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं। यहां तक बोलो सबको क्लियर है? इसका मतलब दिल्ली आपको समझ में आ गया, न्यू दिल्ली भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर किसको बोलते हैं। देखो, एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, राइट। तो एनसीआर में कौन कौन आता है? एक तो दिल्ली आता है, दूसरा हरियाणा स्टेट आता है, तीसरा यूपी आता है, और चौथा हमारा क्या कौन आता है? राजस्थान आता है। तो अगर मैं दिल्ली एनसीआर बोलूं तो उसमें दिल्ली आएगा, हरियाणा आएगा, यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, और राजस्थान आएगा। अब देखो दिल्ली तो आ गया, राइट। अब हरियाणा का कौन सा जगह आता है? एक तो गुरुग्राम आता है, दूसरा फरीदाबाद आता है, राइट। यूपी का कौन सा जगह आता है? एक तो नोएडा आता है, दूसरा गाजियाबाद आता है। और राजस्थान का कौन सा जगह आता है? एक तो अलवर आता है, दूसरा भरतपुर आता है। तो ये हमारा कहानी किसका था? दिल्ली एनसीआर का था। न्यू दिल्ली इज अ विधानसभा, दिल्ली कंप्राइज ऑफ 70 विधानसभा, जहाँ की सीएम, प्रेजेंट सीएम कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं। एंड दिल्ली एनसीआर इज व्हाट? इट इज दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन विच कंप्राइज्ड ऑफ दिल्ली, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। पूरा राजस्थान नहीं आता, पूरा यूपी नहीं आता, पूरा हरियाणा नहीं आता, उसका कुछ रीजन आता है। अगर मैं हरियाणा हरियाणा का कौन सा रीजन एनसीआर में आता है? एक तो गुरुग्राम आता है, दूसरा फरीदाबाद आता है। यूपी का कौन सा रीजन इसमें आता है? दिल्ली एनसीआर में आता है, एक तो नोएडा आता है, दूसरा गाजियाबाद आता है। राजस्थान का कौन सा रीजन दिल्ली एनसीआर में आता है? एक अलवर, दूसरा भरतपुर। द गेम इज ओवर। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया, न्यू दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, दिल्ली एनसीआर क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रैक कर दिया मैंने ये कॉन्सेप्ट को। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो फटाफट करते हैं। आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में पहली बार एकीकृत बहुराज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन किया। बिल्कुल सही कथन है। कथन सेकंड क्या है? बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेघालय के बांग्लादेश सीमा और राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया था। बिल्कुल सत्य कथन है। स्टेटमेंट थर्ड क्या है? ऑपरेशन फाल्कन के तहत असम में गैंडो के डायनासोरस के अवैध शिकार के लिए 40 से ज्यादा गिरफ्तारी की गई है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑपरेशन फाल्कन कहाँ पे ऑपरेट हुआ है? वो आसाम में हुआ है। किस लिए हुआ है? गैंडो का इलीगल पोचिंग हो रहा है, उसको रोकने के लिए हुआ है। क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट वेट। चलो परफेक्ट, यहाँ तक पूरा क्लियर है। कमिंग ऑन टू द लल्लन टॉप क्वेश्चन। 1033 ईस्वी में गजनबी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हटाने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासागावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किसे सम्मानित किया? मृत्युंजय महापात्रा को सम्मानित किया गया। अब ये है कौन? ये आईएमडी, जिसको हम लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसके हेड हैं, राइट। और आपको पता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पूरे 150 साल पूरे हो गए। इसका स्थापना इसका अभी इस ईयर हमने 150वां स्थापना दिवस मनाया, इसलिए ये न्यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ना अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11 जून को मनाया गया। आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है, राइट। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्लियर? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल क्वेश्चन। हाल ही में माधुरी दीक्षित को हथकरघा, हथकरघा मतलब हैंडलूम होता है, राइट। हैंडलूम डे भी हमें रिसेंटली सेलिब्रेट किया था ना, 7 अगस्त। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर। जैवलिन थ्रो डे भी 7 अगस्त को मनाते हैं। ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, कनेक्ट करो फटाफट। उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कहाँ नियुक्त किया? I mean, ये क्या पूछ रहा है, मेरे को एक बार देखने दो। हाल ही में माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया? अच्छा, कौन से स्टेट ने नियुक्त किया, ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो किसे नियुक्त किया गया? सबसे पहले वो आप देखो, वो माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया, राइट। ये कौन किया? ओडिशा सरकार ने किया, उड़ीसा का सरकार ने किया, राइट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने माधुरी दीक्षित को हैंडलूम इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। ये चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाउ अभी अभी कहाँ, कौन से एग्जीबिशन में ये चीज, ये बात, ये नियुक्ति कौन सा एग्जीबिशन हुआ था? किस किस एग्जीबिशन में ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हैंडलूम इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? वो था हमारा टेक्सटाइल एग्जीबिशन, राइट। और उसका नाम क्या था? कौन सा टेक्सटाइल एग्जीबिशन था? वो एकता था। तो इस टेक्सटाइल एग्जीबिशन जो उड़ीसा में हुआ था, उसका नाम था एकता। तो इसी में जो यहाँ के सीएम है, उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। तो मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा का सीएम है, उन्होंने माधुरी दीक्षित को हैंडलूम इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया, राइट।
डिक्लेयर कर दे। यहाँ तक सबको क्लियर है। और ये जो एकता एग्जीबिशन हुआ था ना, जो टेक्सटाइल एग्जीबिशन जिसका नाम एकता था, इसमें माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी जो पहन के आई थी ना, वो कौन सा साड़ी था? बॉम्ब काई साड़ी था। अगेन ये न्यूज इंपॉर्टेंट बनेगा। बॉम्ब का, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा बॉम्ब काई साड़ी किस स्टेट का है, तो ये ओडिशा का है। मैं भी साड़ी आपको दिखाऊंगा, होल्ड ऑन। मुझे पता है आपको देखने का बहुत मन कर रहा है वो साड़ी। माधुरी दीक्षित को भी आपको देखने का मन कर रहा है, मुझे पता है। अब एक बच्चा पूछे माधुरी दीक्षित कौन है? अरे ये गाना आपने नहीं सुना है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कौन सी हीरोइन थी? एक्ट्रेस कौन थी? माधुरी दीक्षित ही तो थी। हाँ, अब आपको समझ में याद आ गया होगा। चलो कोई नहीं। अगर आप शाहरुख खान की बात करो, तो जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है, राइट। चलो गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सारी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे पता है आपको क्या देखना है। देख लो, सारी ये है, राइट। यही ओडिशा का साड़ी, जिसका नाम क्या है? नाम आपको याद रखना है। माधुरी दीक्षित आप याद रखो, पर साड़ी का भी नाम याद रखो, दैट इज बोमकाई साड़ी, जो कि ओडिशा का है, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सही स्टेटमेंट आपको पिक करना है। ओडिशा सरकार ने बॉलीवुड की मशहूर हस्ती माधुरी दीक्षित को राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट टू, जोमेटो के आधिकारिक तौर पर शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज किया। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लैंड ऑफ क्वेश्चन। डीएफसीसी बैंक गिफ्ट आईएफएससी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना। इस बैंक का संबंध किससे? तो श्रीलंका से, सही। वर्ष 2024-25 यूईएफए नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो पुर्तगाल ने जीता है। रोनाल्डो आपको पता है ना पुर्तगाल के है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10-11 जून की रात को 18 वर्ष बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल घटना हुई है? तो स्ट्रॉबेरी मून देखा गया, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहे आदर्श वाक नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, का संबंध किससे? लोकपाल से। लोकपाल जैसे आता है, आपको याद आता है ना, अन्ना हजारे, गजब का वो मूवमेंट था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टेंडोंग लहू रमफात 2025 त्योहार कहाँ आयोजन हुआ है? इसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में हुआ है, राइट। और सिक्किम आपको पता है ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पे कौन से लेप्चा, कौन से जनजाति रहते हैं, कौन से ट्राइबल पीपल रहते हैं? तो वो लेप्चा जनजाति यहाँ पे रहते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, राइट। और ये जो त्योहार है ना, जिसका नाम क्या है, टेडोंग लोहो रमफात, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये लेप्चा ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब वो किस पर्वत पे ये सेलिब्रेट करते हैं? तो वो टेंडोंग, ये नाम से ही पता चल रहा है ना, ये जो फेस्टिवल है, ये टेंडोंग जो देख रहे हो ना, ये पर्वत का नाम है, राइट। तो टेंडोंग पर्वत पे वो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद इस त्योहार को प्रार्थना करने के बाद स्टार्ट करते हैं सेलिब्रेट करना, राइट। अब इसका मतलब क्या है? टेंडोंग का मतलब क्या है? उठे हुए सींग वाला पर्वत। तो टेंडोंग को हम लोग क्या बोलते हैं? उठे हुए सींग वाला पर्वत बोलते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है। आंसर इज गोइंग टू बी सिक्किम। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। टेडोंग लहू रम फात 2025 त्योहार संबंधित सत्य करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। यह सिक्किम का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। बिल्कुल सही बात है, ये त्योहार आपको याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। यह सिक्किम की लेप्चा जनजाति के ये विशेष रूप से, बिल्कुल सही बात है। लेप्चा जनजाति कहाँ गए? सिक्किम का। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। यह त्योहार टेडोंग पर्वत लेप्चा बोली में, जिसको हम लोग बोलते हैं उठे हुए सींग वाली पहाड़ी की प्रार्थना के साथ शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा परफेक्टली करेक्ट है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द ललन टॉप क्वेश्चन। ICRISAT ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPV 25 444 विकसित की है? तो ये अरहर का दाल है, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो सोनल मानसिंह। अब सोनल मानसिंह को कौन नहीं जानता है? सोनल मानसिंह इज अ वेरी प्रोमिनेंट डांसर। कौन से डांसर है? भरतनाट्यम और ओडिसी, ये दोनों डांस ये करते हैं। भरतनाट्यम डांस भी करते हैं और ओडिसी डांस भी करते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने रुद्र अस्त्र वीटोल VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? VTOL क्या है? इसका मतलब है वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, दिस इज व्हाट इज दिस ड्रोन। इसका सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है, क्लियर। ब्लेच मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई? तो वो इंग्लैंड की चुनी गई, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। तो भारत ने मानवीय सहायता के रूप में फिजी को क्या भेजा? फिजी को 5 टन लोबिया का बीज भेजा। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, नथिंग एल्स रिगार्डिंग दिस न्यूज। चलो लेट्स मूव ऑन टू द, अब हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं।
जो हमने 13 अगस्त मतलब कल जो हमने डिस्कस किया था ना, जो भी करंट अफेयर्स, उसी क्वेश्चन के फॉर्म में एक बार रिवाइज करते हैं, बिकॉज रिवीजन डेली करेंगे। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया? तो यूएसए ने किया। बहुत अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि बलूचिस्तान BLA क्या है, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वियतनाम की ईवी निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र प्लांट कहाँ स्टेब्लिश किया? तो तमिलनाडु में, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 4 नए अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए 4,594 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? तो ये उड़ीसा में भी दिया है। तीन, मैंने बोला था ना 3 स्टेट है, 4 प्रोजेक्ट है, एक स्टेट में 2 प्रोजेक्ट होगा, राइट। सो ओडिशा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो वो राजस्थान में हुआ है, जो फेल हो चुका है, राइट, सक्सेसफुल नहीं था। नवीनतम नाम्बो सेफ्टी इंडेक्स में 2025 रैंकिंग में भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? बेंगलोर को मिला है, राइट। ये कर्नाटका में, आपको पता है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला है? तो वो हमारा असम का था, याद आ रहा है आपको, गुवाहाटी, दैट इज लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई। और आपको पता है ना, मॉडर्न असम के संस्थापक भी यही है, गोपीनाथ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में वन वेब लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश के यूटेलसेट के साथ भागीदारी की है? तो वो यूटेलसेट किसका है? फ्रांस का है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए किसने 3 मेंबर कमिटी का गठन किया है? तो वो कौन है? तो वो हमारे लोकसभा स्पीकर है, ओम बिरला जी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दल ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो 27। याद है आपको 27 कैसे था? एक तो 13 था, एक 14 था। 14 किसमें था? अंडर 19, और 13 किसमें था? अंडर 22, रिमेंबर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले दुर्लभ ब्लू पिंग गिल मशरूम की खोज कहाँ हुई है? तेलंगाना में हुई है। हालांकि ये जनरली कहाँ पे पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है, बट अभी रिसेंटली तेलंगाना में भी इसकी खोज हुई है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये होमवर्क मैंने आपको दिया था ना कल की क्लास में, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण है, इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, दैट इज महाराष्ट्र, क्लियर। और ये आपका होमवर्क है। हाल ही में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? अब दिस इज योर होमवर्क। चलो, सो विद दिस वी आर गोइंग टू, आई मीन बहुत कफ एंड कोल्ड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक, लेट मी हैव सम वाटर। चलो, with this we are going to wind up the class. We'll be meeting again in the next class with the same energy. So till then, enjoy and have a great day. Jai Hind.